नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए और अलग होकर उन्होंने नई सरकार बनाई है और फिर बिहार से बाहर जाकर वो देश के जितने भी बड़े विपक्षी नेता हैं उनसे एक एक करके मिल रहे हैं, तब से मोदी और शाह कुछ परेशान से लगते हैं। और ऐसा लग रहा है मोदी और शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज देखकर जैसे उनके हाथ से नीतीश नहीं निकले, 2024 की बाजी निकल रही है। आप इसे कह सकते हैं कि नीतीश को लेकर जैसे वो ऑब्सेस्ड हो, जैसे कोई मन में एक डर सा बैठ गया हो। और ये डर तब से और ज़्यादा बढ़ गया है जब से नीतीश कुमार ने बिहार में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, इन तीनों राज्यों पर खास फोकस करना शुरू किया है। इस बीच उनकी अखिलेश यादव से कई बार बातचीत हुई है, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई है, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात हुई है, तेजस्वी यादव की अखिलेश यादव से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, उनकी बातचीत हो रही है। जयंत चौधरी जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश संभालते हैं, साथी हैं अखिलेश के, उनकी जनता दल से लगातार बातचीत हो रही है। और इन सब के बीच आज अखिलेश यादव के लखनऊ के दफ्तर में या दफ्तर के बाहर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया और वो पोस्टर पर लिखा था यूपी प्लस बिहार, यूपी प्लस बिहार, गई मोदी सरकार। अब सवाल ये है कि ये जो पोस्टर था ये किसी इधर उधर के आदमी ने नहीं लगाया, ये पोस्टर बकायदा समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगाया। और आईपी सिंह काफ़ी खास है अखिलेश यादव के। तो जाहिर तौर पर ये जो पोस्टर है ये अखिलेश यादव की सहमति से लगा है और जो ये मैसेज दे रहा है उससे चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे योगी हों, चाहे बीजेपी हो, लखनऊ के बड़े नेता हों या फिर दिल्ली दरबार हो, घबराहट थोड़ी और बढ़ी है। बहरहाल पोस्टर से भी बड़ी एक और खबर आज है जो बीजेपी के लिए आग में घी का काम कर रही है। और ये खबर है कि नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी तैयारियां भीतर ही भीतर बड़ी तेजी से चल रही हैं। अब दोस्तों, इन बातों का मतलब सिर्फ एक है, या यूं कहें सवाल एक ही है कि क्या मोदी जी के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और क्या ऐसा लग रहा है कि 2024 मोदी के हाथ से निकलता जा रहा है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने 62 सीट्स 62 सीटें जीती हों और 2014 में भी स्वीप किया हो, वहाँ पर अखिलेश यादव या नीतीश कुमार या जयंत चौधरी या एक आध और पार्टियां भी अगर साथ आ जाएं या कांग्रेस भी आ जाए तो क्या बिगाड़ लेंगी बीजेपी का। लेकिन अगर आप डेटा को माइन करें, अगर आप आंकड़े देखें और उनका सही पर्सपेक्टिव में अगर आप एनालाइज उन आंकड़ों को करें तो आप देखेंगे कि पिछले बार जब लहर चल रही थी मोदी जी की, जो आज नहीं है, पिछली बार की लहर में भी तकरीबन 9 सीटें ऐसी थी उन 62 में जहां कांटे की टक्कर थी, कोई भी जीत सकता था, जिसमें आप कह सकते हैं मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, बागपत है और कुछ सीटें साउथ ईस्टर्न यूपी की हैं, जैसे मछली शहर आप कह लीजिए, चंदौली कह लीजिए, और भी बहुत सी सीटें। कम से कम 9 सीटें ऐसी थीं जहां पर कांटे की टक्कर थी, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो सकता था, और 7 सीटें ऐसी थीं जहां क्लोज कंटेस्ट था, यानी अगर उम्मीदवार अच्छा होता महागठबंधन का तो हो सकता है नतीजे कुछ और होते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि 16 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी के हाथ से निकल भी सकती थी। तो ऐसा नहीं है कि इन सीटों को नीचे नहीं लाया जा सकता। और अगर आप ये मैप देखेंगे, अपर वेस्टर्न यूपी और लोअर ईस्टर्न यूपी, ये जो आप नक्शे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता था बीजेपी को। कुछ किस्मत ने साथ दिया, कुछ आप कह सकते हैं सपा बसपा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी 2019 में, या कहीं कैंडिडेट अच्छे नहीं थे, या कहीं पर संसाधन पैसे की कमी थे, या थर्ड अंपायर कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष का साथ दे दिया। बहरहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जैन चौधरी और जो आप कह सकते हैं टिकैत का एरिया है, किसानों का एरिया है,
या जहाँ पर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम, जाट और बैकवर्ड्स या कहीं कहीं दलित, ये जो एक जातीय समीकरण है, ये बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन रहा है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसकी एक झलक देखने को मिली थी, खासकर अपर वेस्टर्न यूपी में। और शायद इसीलिए भाजपा ने जो अपना अध्यक्ष नया बनाया है चौधरी भूपेंद्र सिंह, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, और जो संगठन मंत्री उनके नए आए हैं धर्मपाल जी, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, महामंत्री संगठन, जो सबसे की प्लेयर है, और बीजेपी का अध्यक्ष, दोनों ही वेस्टर्न यूपी से हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है कि वेस्टर्न यूपी में अभी भी थोड़ा सा भाजपा को तरह तरह की आशंकाएं हैं, और ईस्टर्न यूपी में है। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप ये फिगर देख लें। अब दोस्तों, अगर आप 2019 का यानी पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखें, नतीजे देखें, वोट शेयर देखें, तो यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2019 का एक ऐसा चुनाव था कि जहाँ जो पहलवान मोदी जी के सामने खड़ा था, वो पहलवान उत्तर प्रदेश छोड़ के केरल चले गए। आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरह का वॉकओवर था, एक तरह का एक केक वॉक थी, बहुत आसान यात्रा थी, क्योंकि सामने कोई था ही नहीं। और मायावती भी उस स्ट्रेंथ में नहीं थी जो स्ट्रेंथ उनकी 10 साल पहले थी। तो अखिलेश यादव जो 2017 में जिनको ताज़ी हार मिली थी, और मायावती जो बुझी बुझी सी थी, हाथी में वो चाल नहीं थी, एक गठबंधन तो बना, और साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लड़ी बेमन से। कुल मिलाकर एक तरफा चुनाव शुरू से ही लग रहा था। लेकिन फिर भी एक बार वोट शेयर देख लेते हैं। 49% बीजेपी को है, समाजवादी पार्टी को 18 है, बसपा को 19 है, आरएलडी 1.69 और तकरीबन 6.25% कांग्रेस है। अगर आप कुल मिला लीजिए, अगर कांग्रेस भी जोड़ लीजिए इसमें, तो अपोजिशन 45% है, 45.53, यानी आप कह सकते हैं 46% पर अपोजिशन है, और 49% पर या ऑलमोस्ट 50% पर बीजेपी है। फ़र्क जो है वो 3 से 4% का, जिसको रिड्यूस करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बहरहाल, अब 19 से अगर हम सीधे 22 में आते हैं, यानी लोकसभा से सीधे अगर हम विधानसभा में आते हैं, और उसके हम आंकड़े देखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी वही थे, वही बसपा, वही समाजवादी पार्टी, वही बीजेपी, और वही उत्तर प्रदेश, वही मैदान। एक बार उसके भी आंकड़े देख लेते हैं। अब दोस्तों, लोकसभा 2019 और विधानसभा उत्तर प्रदेश का 2022, जो बुनियादी फ़र्क था, बुनियादी फ़र्क ये था कि 2019 में मोदी जी के सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं था, वो एक तरह का वॉकओवर था। जबकि 2022 में स्थितियां बदली, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सामने एक पहलवान खड़ा था, अखिलेश यादव, या यूँ कह सकते हैं मुकाबला अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में था। और आपको पता ही है कि कम से कम 50-60 सीटें ऐसी थीं जहां बहुत कम अंतर से अखिलेश यादव हारे। लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज में इसको देखें, वोट शेयर में, तो स्थिति और स्पष्ट होगी। जैसे बीजेपी को तकरीबन 44% वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 36% से ज़्यादा, और बीएसपी को तकरीबन 13%, और कांग्रेस आप कह लीजिए 2.5%। अगर विपक्ष लोकसभा की तरह एक छतरी के नीचे आती उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, तो हो सकता है योगी जी आज मुख्यमंत्री ना होते, क्योंकि वोट शेयर ऑलमोस्ट 52%, 52%, और 9-10% का अंतर है बीजेपी में और विपक्ष में। और इसी विपक्ष की यूनिटी की, एकता की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, शरद यादव कर रहे हैं, शरद पवार कर रहे हैं, सीताराम येचुरी कर रहे हैं, दबी ज़बान में ममता बोल रही हैं, केसीआर बोल रहे हैं, नवीन पटनायक बोल रहे हैं, जो हो सकता है कैमरे के सामने ना आते हों। और हाँ, कांग्रेस की मंशा भी वही है। सिर्फ एक व्यक्ति खामोश है, हाथी खामोश है, बहन जी खामोश है, और हो सकता है कि आखिरी समय में उनको मना लिया जाए। अब ये जो आपने स्थिति देखी, यहाँ पर मैं बीजेपी यानी अमित शाह की दुखती रग की बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये मैप देखें, उत्तर प्रदेश का मैप देखें चुनाव का, और ईस्टर्न यूपी आप देखें, या यूँ कहें साउथ ईस्टर्न यूपी, जिसमें इलाहाबाद का इलाका आ गया, जिसमें आप कह सकते हैं रायबरेली से लेकर गाजीपुर तक, इसमें बनारस भी है, जौनपुर भी है, मोदी जी की भी कंस्टिट्यूंसी। यहाँ जातीय समीकरणों का जो घालमेल है वो बीजेपी को हमेशा भारी पड़ता है। जैसे आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य अपना बाई इलेक्शन हार गए जब उन्होंने सीट छोड़ी लोकसभा की,
इलेक्शन हार के समाजवादी पार्टी जीती 2018 में। इसी तरह से जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, केशव प्रसाद मौर्य फिर हारे, उप मुख्यमंत्री के बतौर हारे वो। इसका मतलब यही है कि ये जो साउथ ईस्टर्न यूपी है, मोदी जी की वहाँ पर मौजूदगी के बावजूद बीजेपी की दुखती रग है। और ये जो एरिया है, यहीं पर एक कंस्टिट्यूंसी है फूलपुर, इलाहाबाद के पास। वो फूलपुर जहाँ से जवाहरलाल नेहरू 3 बार जीते, जहाँ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जीती, जहाँ से जनेश्वर मिश्रा जीते, जहाँ से प्रधानमंत्री वीपी सिंह लड़े और जहाँ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लड़े और जीते एक बार, और एक बार उनकी एब्सेंस में वो हारे भी। ये जो सीट है फूलपुर, यहीं से फूल खिलाना चाहते हैं जीत का नीतीश कुमार। और लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि फूलपुर से इस बार भाग्य आजमाइश नीतीश कुमार करें। उसका असर ये होगा कि ये जो पूरा ईस्टर्न यूपी है, आप यूँ कह सकते हैं कि बनारस से लेकर ऊपर गोरखपुर तक, और आप गाज़ीपुर से लेकर कानपुर तक, सेंट्रल, सदर्न, नॉर्दर्न और ईस्टर्न, ये जो उत्तर प्रदेश का भाग है, जहाँ पर तकरीबन 35 से 40 सीटें हैं, उस पर असर हो सकता है नीतीश कुमार का। और इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, नीतीश कुमार के बड़े खास हैं ये पत्रकार सुकेश रंजन, आज तक में मेरे साथी थे, बिहार के एक्सपर्ट हैं। और आज इनका आप ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में इन्होंने भी इशारा किया है कि इस तरह की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार को फूलपुर से लाया जा सकता है। अब सुकेश साहब जो बोल रहे हैं, इनकी बात को हम इसलिए हल्के में नहीं रह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश को भी समझते हैं और अखिलेश यादव को भी समझते हैं। काफ़ी करीबी पत्रकार हैं, न्यूज़ 24 के संपादक हैं। अब दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश की कहानी तो सुन ली। वो जो नया नारा दिया गया है, यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। आपने फूलपुर की भी कहानी सुन ली कि किस तरह का फूल खिलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से। वही फूल जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बनारस से लड़कर वो फूल खिलाया था, जीत का कमल खिला दिया था। कुछ ऐसा ही इरादे जो हैं वो नीतीश कुमार के इस बार हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कहानी दरअसल यहाँ से शुरू होती है, और कहानी का जो छोर है वो नीतीश के हाथ से निकलकर अमित शाह के हाथ में आ जाता है। और अमित शाह की कहानी बड़ी सीधी रहती है, स्ट्रेट जैकेट। और उनकी कहानी ये है कि ये जो अपोजिशन की यूनिटी है, भले ही जयंत चौधरी मिल जाएं, भले ही नीतीश कुमार मिल जाएं, भले ही अखिलेश मिल जाएं, भले ही ओम प्रकाश राजभर को वापस ले आएँ या कुछ निषाद पार्टी को ले आएँ, अमित शाह की सिर्फ एक कहानी है। उनको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और चिड़िया की आंख में उनको हाथी दिख रहा है, बहुजन समाज पार्टी का। वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत से मायावती, जिनके पास 13-14% वोट हैं, ये अपोजिशन में ना जाए। और इसके लिए मेरे सूत्र बता रहे हैं, मेरे पास कोई कंफर्म खबर नहीं है ईमानदारी के साथ, लेकिन मेरे सूत्र कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बहन जी की कुछ फाइलें पुरानी खंगाली जा रही हैं, और कहीं ना कहीं एक पिछली खिड़की से उनको कम्युनिकेट भी किया जा रहा, उनको बताया भी जा रहा होगा कि क्या होने जा रहा है। और मायावती एक ही चीज़ से डरती हैं, बहुत बोल्ड है। और मुझे लगता है कि पिछले 30-40 सालों में काशीराम के बाद अगर कोई दलित नेता है तो रामविलास पासवान नहीं, वो मायावती थे। संघर्षों की कहानी, लेकिन एक दुखती रग है, कहीं ना कहीं एजेंसी से डरती हैं वो। और शायद इसीलिए सतीश मिश्रा जैसे वकील उनके बहुत कुछ बन गए, बहुत खास बन गए उनके। मायावती को डराने की कोशिश रहेगी, और आखिरी दम तक चाणक्य उनको डराएंगे कि वो साइकिल पर ना बैठे। और अमित शाह के इसी चाल की वजह से थोड़ा सा नीतीश कुमार भी परेशान है, शरद पवार भी परेशान है। ममता बनर्जी के अच्छे संबंध हैं बहन जी से, मायावती से, वो भी कोशिश कर रही हैं। सीताराम येचुरी भी बात करेंगे। मायावती को समझाने का प्रयास होगा, अखिलेश यादव को भी समझाने का प्रयास होगा कि ये जो हाथी और साइकिल है, ये जो केमिस्ट्री है, ये जो मैथमेटिक्स है, अगर ये एक आ गई तो हो सकता है कि आज जो दीवार पे एक इबारत लिखी गई थी समाजवादी दफ्तर के बाहर पोस्टर पर कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, ये सच हो सकती है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, चुनौती बड़ी है क्योंकि बीच में अमित शाह की एक बहुत ऊंची दीवार है। एक तरफ मायावती हैं, दूसरी तरफ अखिलेश हैं,
और बीच में इस दीवार में कई एजेंसियां हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी। अब दोस्तों बहुत से लोग कहेंगे कि मायावती के पास तो सिर्फ एक सीट है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो उनकी तो ताकत ही नहीं बची। हाथी तो हाफ कर मायावती के घर के सामने बैठा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मतभेद है मेरा। मायावती की स्ट्रेंथ को आज की तारीख में एक सीट से या 2 सीट से मत आंकी है, उनकी स्ट्रेंथ को आंकी है उनके वोट शेयर से, उनके दलित वोट बैंक से। आज भी इंटैक्ट है, 13-14% है, बढ़ सकता है आगे। और अमित शाह यही चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये 13-14% अगर बीजेपी में नहीं आ सकता, उसके कुछ कारण हैं, फिर कभी आपको बताऊंगा। अगर ये 13-14% मायावती का वोट मेरे पास नहीं आएगा तो मैं इसको अखिलेश के पास भी नहीं जाने दूंगा, मैं इसको नीतीश के पास भी ट्रांसफ़र नहीं होने दूंगा। तो हर कीमत पर वो इस अलायंस को बनने नहीं देंगे मायावती और बाकी पार्टी के साथ। और यहीं पर सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ये साथ अमित शाह का देंगे। मुझे लगता है कि काशीराम के सपनों को लेकर, दलितों के सपनों को लेकर, बहुजन समाज के सपनों को लेकर मायावती को एक बार सोचना होगा कि उनकी दुनिया आज की तारीख में ईडी और सीबीआई से कहीं ज़्यादा है। तो बहरहाल मायावती को तय करना है, भतीजे अखिलेश यादव को भी तय करना होगा कि कुछ कदम वो भी आगे बढ़ाएं, पुरानी बातें भूलें, आगे की सोचें। क्योंकि 2024 में सरकार अगर बनी रही तो बहुत कुछ बदलेगा। ये चीज़ अखिलेश यादव को भी रियलाइज़ करनी होगी, बहुत कुछ बदलेगा। और हो सकता है इमेजिनेशन के बियॉन्ड बदले, जो आप सोच नहीं सकते उसके बियॉन्ड जाके बदले 2024 में, अगर बादशाह तीसरी बार शपथ लेता है। तो बहरहाल देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेकिन नीतीश कुमार पूरी तैयारी में हैं और विपक्ष धीरे धीरे, जो मैंने कल आपको खबर बताई थी, आप उसको देख सकते हैं माइक्रो लेवल पे जाने के लिए, कि जो स्टेट वाइज स्ट्रैटेजी है वो बड़ी कारगर है और बीजेपी उससे भी घबराई हुई है। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था और यूपी पे जो भी अपडेट होगा मैं आपको हर हाल में मैं आपको खबर दूंगा उसकी। और आखिर में मैं एक ही बात कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबरें दिखाती नहीं और ये खबरें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको ही मैंडेट देना है, आपको ही जनादेश देना है इस देश को, आपको ही सरकार बनानी है या गिरानी है। तो आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। इसलिए मैं ये भी एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अलग अलग माध्यम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे भी आप शेयर कर सकते हैं इसका लिंक कॉपी करके। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।